जय बजरंग बली। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है डरना जरूरी है। तो जो अब ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये कहानी पूरी समझ में नहीं आएगी जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा। तो आपसे विनती है कि अगर पूरी कहानी आप समझना चाहते हैं तो मेरा पिछला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट जो इस कहानी का डाला है, उसे देखें, तब आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे की कहानी। सरिता के साथ क्या हुआ। अब थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि सरिता की शादी गांव में हुई थी और वो बिना कोई पूजा पाठ किए हुए खेत में घास लेने गई और वहां उसके साथ क्या हुआ अब बताते हैं आपको आगे इस कहानी में। सरिता ने जैसे ही घूंघट खोला, हम इस पॉइंट पे हमने पहला भाग छोड़ा था, तो इससे आगे का भाग हम शुरू करते हैं। सरिता ने जैसे ही अपना घूंघट खोला उसे फिर वही अपने पीछे हंसी की आवाज और कोई उसके पीछे खड़ा है ऐसा कुछ एहसास हुआ, उसे सुनाई दिया। जैसे ही सरिता ने उठकर पीछे मुड़ के देखा उसे कुछ दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसने घूंघट नीचे किया हुआ था। अब इस कहानी का जो पूरा सत्य है वो उस घूंघट में है। क्या राज था इस घूंघट में। अब आराम से सरिता ने चारों तरफ घूम के देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। एक सेकंड के लिए सरिता ने सोचा कि शायद उसका ये वहम है और दूसरी तरफ वो ये भी सोच रही है कि ये 2 बार हुआ है तो वहम तो नहीं हो सकता। कोई नहीं, वो ये सोच के कि अब मैं चाची से कुछ कहूंगी तो हो सकता है वो मेरे को उल्टा ये समझे कि कहीं दोबारा इसे खेत में ना आना पड़े, इसलिए ये कोई बनगढ़ंत कहानी बना रही है। ये सोचकर सरिता चुप रही है। वो आराम से फिर वापस बैठ गई घास काटने के लिए। फिर उसने तीसरी बार फिर ऐसे ही अपना घूंघट ऊपर किया। सरिता को पीछे से किसी ने धक्का दिया। अब दिमाग ने काम करना एकदम बंद कर दिया कि ये तो हकीकत में ही कोई है। कह रही है कि मैंने ये भी दिमाग में आया कि कहीं चाची या चाची का लड़का कोई तेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा। जिस खेत में वो बैठी थी उस खेत में गेहूं इतने बड़े बड़े थे कि उसमें अगर इंसान बैठ जाए तो खेत से बाहर खड़े हुए को दिखाई नहीं दे। फसल गेहूं की इतनी बड़ी हो चुकी थी उसमें। तो वो ये भी सोच रही है कि कहीं चाची या चाची का लड़का कोई भी गांव में देवर भाभी हंसी मजाक कर लेते हैं, तो उसने ये सोच रही है कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। अब चाची इतनी बड़ी है, चाची सास है, तो ये तो ऐसा मजाक नहीं कर सकती। हो सकता है अभी नई नई मैं बहू बन के इस घर में आई हूँ तो कोई देवर है जो मेरे साथ ही मजाक कर रहा है। अब वो दोनों तरफ उसका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो रहा है, कभी इधर कभी उधर की कुछ ओपरा पराया है या कोई घर का मेंबर है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। अब तो सरिता ने तीसरी बार ना घूंघट नीचे किया ना किसी को आवाज लगाई, घूंघट खुला छोड़ा और वो फटाक देसी उठी, जल्दबाजी में उठी और एकदम पीछे मुड़ के देखा। क्या देखती है सरिता, क्या देखा उसने। सरिता ने देखा कि उसके पीछे सफेद कपड़े पहने लंबा तगड़ा एक आदमी खड़ा है। उसने उसका चेहरा अच्छे से नहीं देखा क्योंकि सरिता की हाइट थोड़ी कम थी और वो आदमी की हाइट लंबी थी। चेहरा ढंग से नहीं देखा, बस उसकी आंखें बंद हो गई और उसने अपनी चाची को जोर से आवाज लगाई, चाची। चाची थोड़ा आगे थी जो वो भागी भागी उसके पास आई। सरिता आंखें बंद किए हुए खड़ी है, आराम से कांप रही है वो। पूरी बॉडी सरिता की जो वो कांप रही है, आंखें बंद हैं। चाची ने उसको पकड़ के हिलाया और पूछ रही है कि क्या हुआ। सरिता के होठ नहीं खुल रहे बोलने के लिए।
कि वो क्या बोले, उसने क्या देखा। चाची उससे बार बार पूछ रही है कि कुछ तो बोल, क्या हुआ, क्या देखा। चाची ने उसका घूंघट नीचे किया, उसको बिठाया, पानी पिलाया। पास में ही जहां वो मंदिर बना हुआ था वहां पास में ही एक कुआं था, वहां से चाची पानी लेके आई और उसको पानी पिलाया। वो अब भी कांप रही है। तो चाची ने उससे पूछा कि बेटा आंखें खोल, आराम से बता क्या हुआ, तू क्यों चिल्लाई। सरिता ने कहा कि चाची यहाँ खेत में कौन है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। चाची ने कहा यहाँ कोई नहीं है, सारे आगे वाले खेत में गए हुए हैं, यहाँ से सिर्फ तुम हो और मैं हूं। सरिता को यकीन नहीं हुआ। यकीन होगा भी कैसे, उसने तो अपनी आंखों से देखा है। एक दो बार नहीं, 3 बार हादसा हुआ है। उसे एहसास हुआ है कि कोई है, हम दोनों के अलावा यहाँ तीसरा भी कोई है। चाची ने पूछा कि कौन था, कैसा था। सरिता ने बताया कि सफेद कपड़े पहने मुझे एक आदमी दिखा। अब भाई चाची को तो सब पता था पहले ही, पर चाची को ये नहीं पता था कि इसको दिख जाएगा। और चाची ने उसको ये भी नहीं बताया था कि यहाँ घूंघट नहीं खोलना। चाची ने तो वो दुपट्टे को यहाँ से ऐसे बांधा हुआ था कि चाची की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी, पूरे फेस को चाची ने कवर किया हुआ था। अब सरिता को तो ये बात नहीं पता थी। चाची को समझ आ गया कि इसके साथ क्या हुआ है। चाची सरिता से भी ज्यादा डर गई। चाची ने भी सिर्फ सुना था, कभी देखा नहीं था। अब चाची ने अपने लड़के को जोर से आवाज लगाई। चाची ने जोर से आवाज लगाई कि जो भी उस लड़के का नाम था, कि बेटा जल्दी आजा, हमने घास काट ली। अब वो लड़का आ गया। घास पूरी तो नहीं कटी थी क्योंकि कुछ ही टाइम हुआ था उनको घास काटते हुए, लेकिन जितनी भी कटी थी चाची ने सब बांधा और लेके फटाफट वहां से निकल गई। चाची भी डरी हुई थी। सरिता को खेत में ही रहते हुए इतनी तेज बुखार हो चुका था, 104 मुझे बुखार था, लेकिन उसका बुखार जो है वो 1 पॉइंट भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब चाची ने घर आने के बाद सरिता की सास को भी डांटा, क्या तूने इसे समझाया नहीं था कि वहां पे घूंघट नहीं खोलना। सरिता की सास ने कहा कि नहीं, मैंने इसे कुछ नहीं बताया। दिन टाइम निकलता गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, सरिता का बुखार ही कम नहीं हो रहा। उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने से वो सीन नहीं जा रहा था जो उसने अपनी आंखों से देखा। वो कौन था, क्या था, क्या चाहता था वो सरिता से। सरिता ने अपनी सास से पूछा कि माँ जी मुझे बताइए कि वो क्या था खेत में और मुझे क्यों दिखा। सरिता की सास ने बात को टालने की कोशिश की और उसे कुछ नहीं बताया। अब सरिता ने अपनी चाची सास से पूछा कि चाची आप तो बताइए वो क्या था, कौन था वो, आपको नहीं दिखा, मुझे क्यों दिखा।
अब चाची भी क्या बताएं, अगर वो उसे हकीकत बता दे तो बहू दोबारा खेत में जाएगी नहीं। अगर हमें पता हो कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत या ऊपरी हवा है, क्या हम वहां जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। मेरी तो हिम्मत होगी नहीं ऐसी जगह जाने की जहां मुझे पता चल जाए थोड़ा सा भी कि यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तो उसकी चाची ने सरिता से कहा कि बेटा मैं तुझे बता तो दूंगी, तू डर तो नहीं जाएगी? सरिता ने कहा चाची मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है, उससे ज्यादा तो शायद नहीं डरूंगी। अब तो आप बताओगे, आप पास बैठे हो, कि बेटा वो अपने खेत का पित्र है, जो कंवारा था, शादी नहीं हुई थी उसकी, और उसने सुसाइड की थी वहीं खेत में, जामुन के पेड़ पे फांसी से लटका था वो। और उसको सुसाइड करने से पहले वो जो अपने घर परिवार की बहुओं को देखता था तो उसे बिना घूंघट के, जो बहू रहती वो उसे गुस्सा करता था कि मुझे घूंघट में रहने वाली भाभी चाची ताई जो भी हैं वो जो घूंघट में रहती हैं तो मुझे अच्छी लगती हैं बिना घूंघट के। उसने कहा कि इसलिए वहां खेत में जो भी अपने घर परिवार के जाते हैं तो कोई भी घूंघट नहीं खोलते। तुमने पूरा घूंघट खोला इसीलिए वो तुम्हें दिखाई दिया। सरिता ने कहा अच्छा, तो चाची अब क्या होगा? क्या वो अब मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा? क्या वो मुझे अब भी दिखेगा? सरिता ने कांपती हुई आवाज से, डरे हुए लहजे से धीरे धीरे बोलकर चाची से पूछा। चाची ने कहा कि उसे तसल्ली देने के लिए चाची ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वह बिल्कुल ठीक है, घर पे है, बस कभी दोबारा उस खेत में वहां जाए तो अपना घूंघट मत खोलना। सरिता वही सोच रही है बार बार कि अब मेरा क्या होगा, क्या वो मुझे फिर दिखेगा? कहीं वो मेरे आसपास तो नहीं, कहीं वो मेरे साथ घर तक तो नहीं आ गया? पता नहीं उसके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही थी, लेकिन उसका बुखार वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा। डॉक्टर ने भी लास्ट में कहा, 5वां दिन था, उस दिन डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल लेके जाइए इसको, ये यहाँ ठीक नहीं होगी। मेरे पास जो ट्रीटमेंट था मैंने सारा कर लिया, उससे कोई आराम नहीं मिल रहा। उसे वो क्लिनिक पे, शहर में, हॉस्पिटल में, छोटे छोटे क्लिनिक पे, कई जगह से उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। 10 से 12 दिन का टाइम हो गया, लेकिन सरिता को 1% भी आराम नहीं हुआ। 12-13 दिन बाद सरिता घर पे ही उसको ले आए कि सरिता ने कहा कि अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी, मुझे घर लेके चलिए, मुझे घर जाना। परिवार वालों ने हार मानी और उस सरिता को वापस घर ले आए। परिवार वाले कहने लगे कि किसी ने परिवार वालों को बताया कि इसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाइए, ये वहां ठीक हो सकती है। सरिता ने कहा कि 2 दिन बाद मैं बालाजी जाऊंगी, अभी मैं बालाजी नहीं जाऊंगी। अब वो ऐसे बात कर रही है जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। परिवार वालों को भी ये लगा कि नॉर्मली बात कर रही है, अब तो इसका बुखार भी कम है, बात भी अच्छे से कर रही है, खाना भी अच्छे से खा रही है, शायद भगवान ने तुम्हारी यहीं बैठे सुन ली और ये ठीक हो रही है। उसी दिन रात को क्या हुआ, जिस दिन से वो बीमार हुई थी, उसकी सास उसके पास सोती थी। रात को 12:30 और 1 के बीच का टाइम था। उसकी सास उठी, सरिता बिस्तर पे नहीं थी। सरिता को घर पे ना देख, क्योंकि सरिता ने बताया कि मेरे घर में 2 ही रूम हैं, 2 ही कमरे थे,
सरिता की सास ने दूसरे कमरे में जाके देखा, बाहर देखा, छत पे देखा, वो कहीं नहीं थी। कहाँ गई सरिता? हर जगह तलाश किया। 2-3 घंटे बाद गांव में खेत में जैसे पानी देने जाते हैं फसल में, जो नहर का पानी आता है वो कई रात को देने जाते हैं, उनका टाइम जो वो रात का होता है, और कई का टाइम जो है वो दिन का होता है। तो उनका एक पड़ोसी जो है, सरिता के ससुराल वालों का जो पड़ोसी था, वो रात को खेत से आ रहा था। उसने देखा कि सरिता खेत में जा रही थी। उसने घर आके बताया कि तुम्हारी बहू इतनी रात को खेत में अकेले गई है, क्या करने गई है? उसके पास दुपट्टा भी नहीं था। बिना दुपट्टे के वो खेत में गई। कौन लेके गया उसको खेत में? और क्या करने गई वो खेत में? उसी टाइम सरिता के घर वाला और उसकी सास, उसका ससुर, तीनों भागे भागे वो खेत की तरफ गए। वो खेत में पहुंची नहीं थी। खेत से थोड़ा सा पहले ही उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और पूछने लगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो रात को, क्या करने आई हो? जैसे डांट के बोलते हैं ना, धमका के। उसके घर वाले ने उसकी सास को कुछ ऐसे थोड़ा सा कड़क आवाज में उससे पूछा, क्या करने आई हो यहाँ इतनी रात को, किससे पूछ के आई हो, और तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? वो कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप उनकी सुनती रही। कुछ देर बाद सरिता की आवाज में भारीपन, जैसे सरिता नहीं कोई और बोल रहा हो। इसे मैं लेके आया हूँ यहाँ। ये सरिता की आवाज में कोई और बोल रहा था। उन लोगों को समझते देर नहीं लगी कि ये तो गड़बड़ हो रही है। ये उस ऊपरी हवा की जकड़ पकड़ में आ चुकी है पूरी तरह से। तीनों उस सरिता को जबरदस्ती पकड़ के घर वापस ले आए। रात का समय था, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा, लेकिन कहते हैं कि परिवार से बाहर एक को भी पता चल जाए तो बात आग की तरह फैल जाती है। पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। कई पड़ोसी सुबह उनके घर पूछने आए कि रात को क्या हुआ था, सरिता कहाँ गई थी, इसको उस बाबा के पास ले जाओ, इसको उस तांत्रिक के पास ले जाओ, इसको वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। जो भी आ रहा है सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। घर वाले सोच रहे हैं कि क्या करें, कहाँ लेकर जाएं। कोई समझदार आदमी था, अड़ोसी पड़ोसी था कोई, उसने बताया कि इसको सिर्फ और सिर्फ ठीक करना है तो इसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाइए और कहीं नहीं। उन्होंने अगले दिन मेहंदीपुर जाने का प्रोग्राम पक्का कर दिया कि कल जो है मेहंदीपुर बालाजी चलेंगे। अगले दिन उन्होंने गाड़ी बुक की और सीधे मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए। बड़ी मुश्किल से लेकर गए थे, रस्सियों से बांध कर, और गाड़ी में कम से कम 4-5 आदमी थे जिन्होंने सरिता को रस्सियों से बांधने के बावजूद भी पकड़ के रखा था। बहुत ताकतवर थी वो हवा। शुक्र है मेहंदीपुर वाले बालाजी का कि उनमें इतनी पावर है कि ऐसी ऊपरी पराई हवाओं को वो कब्जे में कर लेते हैं और वहाँ उनकी मुक्ति भी हो जाती है। सरिता को 5 दिन वहाँ मेहंदीपुर बालाजी में रखा। फिर जो इनकी विधि विधान से जो पूजा पाठ होती है, 41 दिन का पाठ वगैरह करना, फिर वो ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, प्याज नहीं खाना, बहुत तगड़े नियम हैं मेहंदीपुर बालाजी के भी। उन्होंने वो सारे नियम पूरे किए, पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा पाठ किया, तब कहीं जाकर वो सरिता ठीक हुई। तो पितृ जो होता है
ये किसी पर राजी हो जाए तो उसकी बल्ले बल्ले कर देता है, और अगर किसी पे नाराज हो जाए तो उसको तबाह और बर्बाद भी कर देता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। जय बजरंग बली।